सभी को नमस्कार। मैं कुसुमलता मीना पीजीटी ज्योग्राफी केवी बांसवाड़ा से। आज हम क्लास 12 बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 10th चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट या हिंदी में मानव अधिवास किसे कहते हैं। तो मानव अधिवास का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का और किसी भी साइज का जो घर है उसको हम लोग मानव अधिवास या मानव बस्तियां कहते हैं। अब वो एक झोपड़ी भी हो सकता है या फिर एक बड़ा सा घर भी हो सकता है किसी का, कुछ झोपड़ियों का ग्रुप भी हो सकता है या एक बहुत बड़ा सा गांव भी हो सकता है। तो वो है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रूरल सेटलमेंट एंड सेकंड अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। अब ग्रामीण अधिवास किसको कहेंगे, नगरीय बस्तियां किसको कहेंगे, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो रखे जाते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य क्राइटेरिया हम जनसंख्या को मानते हैं कि जनसंख्या गाँवों में कम होती है, शहरों में ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का वो सभी देशों में एक जैसा नहीं है। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर अगर कम पॉपुलेशन है, डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, तो भी उसको अर्बन एरिया में लिया गया है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे हमारा देश इंडिया है या फिर जापान जैसे जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं वहाँ पर काफ़ी सारी जनसंख्या वाले एरिया को भी रूरल एरिया में रखा गया है। तो पॉपुलेशन एक तरह से मेन क्राइटेरिया इसका नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से क्राइटेरिया रखा गया है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि लोग किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं। तो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि फिशिंग, जैसे कि पैस्टोरलिज्म। जबकि जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो टर्सरी, सेकेंडरी या क्वाइटनरी जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, सर्विस सेक्टर में, इनमें एंगेज होते हैं। तो रूरल एरिया के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जबकि अर्बन एरिया के जो लोग हैं अदर देन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। अब एक जो हमारे सामने वर्ड है वो है सब अर्बनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं उपनगरीयकरण। ये उपनगरीयकरण एक नया ट्रेंड है, स्पेशली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है इस तरह का ट्रेंड। होता क्या है कि जब एक बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, तो उस सिटी का जो पार्ट है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला, पोल्यूशन वाला होता है। तो लोग क्या करते हैं, उस सिटी का जो बाहर का पार्ट है, खुला हुआ जो पार्ट है जहाँ पर कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश एयर है, भीड़ भाड़ भी कम है, एनवायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक शहर है सिटी ए, और इसके आसपास का जो एरिया है, जो खुला एरिया है, लोग इस सिटी में न रह के अब इस जगह पर जो बाहर का जो एरिया है वहाँ पर अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक ये सब अर्बन एरिया डेवलप यहाँ पे हो जाता है। इस एरिया में रहने वाले लोग क्या करते हैं, डेली अपने काम से यहाँ शहर में आते हैं और शाम को वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं सब अर्बनाइजेशन। अब हमारे देश में जो रूरल है एरिया किसको कहेंगे और अर्बन एरिया किसको कहेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया पॉपुलेशन का रखा गया है। हमारे देश में जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो डिफरेंस किया जाता है उसके लिए सेंसस ऑफ इंडिया ने जो 1991 में ये बताया है कि किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, उस एरिया के 75% मेल वर्कर्स जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एंगेज हैं, और तीसरा यानी कि वहाँ की जो डेंसिटी अगर 400% से ज़्यादा है तो ऐसे एरिया को हम कहेंगे अर्बन एरिया। तो तीन जो बेस है हमारे देश में कि टोटल पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो, 75% मेल वर्कर्स जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों,
और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ की डेंसिटी हो। इसी के साथ में ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन, कंटामेंटल बोर्ड्स और नोटिफाइड टाउन एरिया के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। तो अब उसके बाद में है कि टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे जो पहला टाइप है वो है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी कि संहत बस्तियाँ। संहत बस्तियाँ, नीचे एक फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि घर जो हैं बिल्कुल पास पास में बने हुए हैं। तो जब घर बहुत पास पास में बने हुए होते हैं तो ऐसी बस्ती को हम लोग कहते हैं संहत या फिर कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। इस तरह के जो सेटलमेंट्स हैं वो प्लेन एरिया में डेवलप होते हैं या फिर जो रिवर वैलीज़ हैं उनके आसपास में डेवलप होते हैं। सेकंड जो इसका टाइप है वो टाइप है डिस्पर्स सेटलमेंट, प्रकीर्ण बस्तियाँ। इसमें जैसे कि इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि जब घर जो हैं वो दूर दूर बने हुए होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। और ये जो घर हैं वो खेतों से एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कोई भी कल्चरल जो प्लेस है जैसे कि कोई मंदिर है या मार्केट है, यहाँ पर ये सभी लोग आपस में जुड़ते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट में, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा था डिस्पर्स सेटलमेंट। अब हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में कि जो रूरल सेटलमेंट हैं वो क्या होते हैं। तो रूरल सेटलमेंट में गांव के जो लोग हैं वो अपने नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। ये लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, और इनके जो लोकेशन और जो इनके जो लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो इनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनका आकार भी छोटा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गाँव को प्रभावित करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है वाटर सप्लाई, यानी पानी की आपूर्ति। तो ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पर आसानी से अवेलेबल है वहीं पर गांव डेवलप होते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कोई पॉन्ड हो, कोई वाटरफॉल हो, क्योंकि पानी के साथ ही उनको इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी के आसपास में जो वाटर का सोर्स है उसके आसपास में जब सेटलमेंट डेवलप होता है तो उस सेटलमेंट को हम कहते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट। सेकंड जो फैक्टर है इसमें वो फैक्टर है लैंड, यानी कि भूमि। लोग वहीं अपना घर बनाएंगे जहां उनको एग्रीकल्चर के लिए आसानी से ज़मीन मिल जाए, फर्टाइल लैंड हो, प्लेन एरिया हो। तो गांव जो है वो इस इलाके में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ के जो लोग हैं वो दलदली या फिर जो रिवर बेसिन का जो डेल्टा वाला जो एरिया है वहाँ पर भी सेटलमेंट्स वहाँ पे भी डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ खेती की जाती है चावल की, जिसके लिए कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसी लैंड है वहीं पर धीरे धीरे गांव डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर है अपलैंड, यानी कि ऊंचा उठा हुआ पार्ट। स्पेशली रिवर बेसिन के जो लो एरिया हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे उठे हुए पार्ट पर अपना घर बनाते हैं ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे सेटलमेंट जो हैं जो बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे उठे हुए पार्ट पर बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं ड्राई पॉइंट्स। ये जो सेटलमेंट हैं वो नदियों का जो बैंक होता है उनके किनारे पर भी बन सकती हैं, कोई ऊंचा उठा हुआ पार्ट जो है उस पर भी हो सकता है। अगली जो हमारी इसमें फैक्टर है हमारा वो है बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जो घर को बनाने की जो मटेरियल है कहाँ पर किस तरह के अवेलेबल हैं। जैसे जहाँ पर पत्थर आसानी से अवेलेबल हैं तो लोग पत्थरों का यूज़ करके अपना घर बनाते हैं, जहाँ पे लकड़ियाँ आसानी से अवेलेबल है तो लकड़ी के घर बनाते हैं। तो लोकल मटेरियल कैसा अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग गांव बनेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फैक्टर है डिफेंस, सुरक्षा। लोग अपनी सुरक्षा के लिए अगर युद्ध की स्थिति है, अगर वहाँ पर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है
पास के गांव वालों से अगर उनको कोई खतरा है तो वो इस तरह से अपना घर बनाएंगे जो हिल्स पर या फिर आइलैंड्स पे, जिससे कि वो अपना बचाव कर सकें। पुराने समय में अगर हम देखें इंडिया में भी तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। अब है प्लांट सेटलमेंट यानी नियोजित बस्तियां। जब गवर्नमेंट किसी जगह किसी ज़मीन को अपना अधिग्रहित करके और वहाँ पे प्लानिंग के साथ में जब सेटलमेंट को डेवलप करती है तो उसको हम कहते हैं प्लान्ड सेटलमेंट। इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे पानी है, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, लोगों के लिए वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से वहाँ लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही, तो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ का इन प्लांट सेटलमेंट्स में ध्यान रखा जाता है। अब है रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स यानी ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। पैटर्न का मीनिंग होता है कि किसी भी गांव में जो मकानों की जो लोकेशन है वो कैसी है, एक दूसरे से वो कैसे संबंधित हैं। तो इसके अलग अलग जो है बेस बनाए गए हैं कि अलग अलग बेस पर ये पैटर्न्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला इसमें बेस बनाया गया है पैटर्न का वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, यानी गांव की लोकेशन कहाँ पर है, वो गांव कहाँ पर स्थित है। क्या वो गांव प्लेन एरिया में है तो उसको प्लेन विलेज कह देंगे, अगर वो प्लेटू पर है तो प्लेटू विलेज बोल देंगे, कोस्टल एरिया में है तो कोस्टल विलेज, जंगल में है तो फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट में है तो डेजर्ट विलेज। इसी तरह से उस गांव में रहने वाले लोग क्या काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा गांव ही एक ही तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होता है, जैसे फार्मिंग विलेज, फिशरमैन्स विलेज, लंबरजक विलेज, पेस्ट्रोल विलेज, तो ये सारे उसके काम के आधार पर हैं। फिर उस गांव का जियोमेट्रिकल जो शेप है वो कैसा है, यानी घर जो बने हुए हैं वो किस आकृति को वहाँ पर बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है लीनियर पैटर्न यानी कि रेखिक प्रतिरूप। रेखिक प्रतिरूप का जो डेवलपमेंट है, जब कोई गांव किसी सड़क के, नदी के, नहर के दोनों तरफ आर पार इस तरह से जब घर बन जाते हैं तो एक लाइन के रूप में उस गांव की फॉर्मेशन दिखती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। सेकंड जो पैटर्न है वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी कि आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में जो सड़कें हैं गांव की वो एक दूसरे को इस तरह से समकोण पर काटती हैं और इस तरह के जो गांव हैं वो गांव प्लेन एरिया में डेवलप होते हैं। थर्ड जो टाइप है हमारा इसका पैटर्न के अकॉर्डिंग कि गांव कैसा है वो है सर्कुलर पैटर्न। यहाँ पर ये आपकी बुक में भी अलग अलग जो पैटर्न है उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। लीनियर पैटर्न, उसके बाद क्रॉस चेक पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, तो ये सारे के सारे पैटर्न के डायग्राम हैं जो आप अच्छे से समझने में आपको हेल्प करेंगे। सर्कुलर पैटर्न यानी कि वृत्ताकार प्रतिरूप कैसा होता है, जब किसी गांव के बीच में पॉन्ड है, कोई टैंक है और उसके चारों तरफ जब गांव डेवलप होता है, जैसे मान लीजिए ये एक तालाब है गांव के बीच में और इसके चारों तरफ ये घर बनना शुरू होते हैं तो बीच की जगह खाली है, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न, वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला जो पैटर्न है वो पैटर्न है स्टार लाइक पैटर्न, तारे के जैसे जब किसी गांव में अलग अलग सड़कें आके इस तरह से मिल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से और इन सड़कों के सहारे जब घर बन जाते हैं ऐसे, तो एक तारे की जैसी फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं स्टार लाइक फॉर्मेशन। टी आकार और वाई आकार, टी शेप्ड और वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड, ये इस तरह के जो फॉर्मेशन है वो देखिए वो कहाँ होते हैं, जब सेटलमेंट जो है दो सड़कों के मिलने की जगह पर जब सेटलमेंट डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पर जो सेटलमेंट का जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा टी शेप का। यानी कि मान लीजिए ये एक सड़क है और यहाँ से एक और सड़क आके मिल रही है तो यहाँ पे जो सेटलमेंट डेवलप होंगे वो टी शेप्ड में होंगे। उसके बाद में जो वाई शेप्ड का सेटलमेंट है
यानी वाई जो हमारा लेटर होता है उसका जो सेटलमेंट है वो ऐसी जगहों पर जब डेवलप होता है जहाँ की 3 रास्ते मिलते हों। देखते हैं इसको हम लोग कैसे ये डेवलप होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 रास्ते हैं जो मिल रहे हैं और उसके बाद में एक रास्ता इधर से भी आके मिल रहा है। तो यहाँ पर जो घर बनाएंगे लोग इन सड़कों के किनारे किनारे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इनको आसानी होती है, तो ये जो शेप बनेगा सेटलमेंट का वो सेटलमेंट होगा वाई शेप्ड सेटलमेंट। अगर 4 रास्ते कहीं पर मिल रहे हैं, चौराहा जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट डेवलप होंगे उन सेटलमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉस रोड, जो कि चारों तरह पर इसमें सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। स्पेशली जब ये चौराहे पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो ये था इसमें पैटर्न। उसके बाद में एक और पैटर्न है, वो है डबल जो गांव हैं, डबल गांव कैसे होते हैं उसके लिए देखिए, जब किसी ब्रिज के दोनों तरफ जब गांव का डेवलपमेंट हो जाता है, सेटलमेंट का डेवलपमेंट होता है, डबल विलेज उसको कहते हैं। दी सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ ए रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और ए फेरी, यानी कि ब्रिज के दोनों तरफ जब सेटलमेंट डेवलप हो जाते हैं तो इस तरह के गांव को दोहरे गांव या फिर डबल विलेज कहते हैं। अब रूरल सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी कि समस्याएं क्या हैं गाँवों की, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, जो कि पूछा भी जाता है। तो रूरल एरिया में स्पेशली जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के गाँवों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं गाँवों में वो नहीं होती हैं। सबसे पहली अगर प्रॉब्लम हम देखें तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी लोगों को शुद्ध नहीं मिल पाता है, प्योर वाटर नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी जो गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो लोगों में हो जाती हैं। इरिगेशन के सिस्टम लोगों के पास नहीं है गाँव में, और उनका जो एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्ट जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, तो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अधिकतर बारिश पर डिपेंड करता है और उसकी वजह से उनका इनकम सोर्स भी कम हो जाता है। तीसरा, गाँव का जो कचरा है उसको डिस्पोजल कहाँ करें, गाँव में इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं कचरे को, तो पॉल्यूशन भी फैलता है। गाँव में टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं लोगों के घर में, तो वो भी एक बीमारियों का कारण होता है। गाँव में जो घर बनते हैं, स्पेशली जो लोकल मटेरियल जहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि मिट्टी है, लकड़ी है, छप्पर के जो घर बनते हैं, बारिश के दिनों में और बाढ़ के दिनों में उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है, उनको बार बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से गाँव में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। हेल्थ फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों की जो डेथ रेट है गाँव में वो ज़्यादा हो जाती है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो मदर हैं, माँओं की जो डेथ रेट है वो भी गाँव में ज़्यादा होती है, क्योंकि गाँव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो भी गाँव में नहीं अवेलेबल होती हैं। स्पेशली बारिश के दिनों में कई गांव हमारे देश के जहां पर अनमेटल्ड रोड हैं उनका जो कनेक्शन है बाकी दुनिया से कट जाता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन के अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस नहीं हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसका डिस्पोजल ठीक से नहीं हो पाता है, ड्रिंकिंग वाटर, ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि गाँव में नहीं होती हैं, और ये ही रूरल सेटलमेंट की समस्याएं हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें हम लोग अर्बन सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।